लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने सिंगल वायर के करीब, करंट कैरिंग वायर के करीब किसी गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी यूजिंग बायट-सेवर्ट्स लॉ। और अगर आपको याद हो तो मैं वहाँ पर यहाँ एक दफ़ा लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और आप इससे किसी डिस्टेंस पे खड़े हैं पॉइंट पी पर, और पॉइंट पी का जो करंट कैरिंग वायर के सेंटर से डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दैट इज़ आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर की वजह से अपीयर हो रही है, उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इसमें आई क्या है? करंट इन द वायर, r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, और ये आपका फॉर्मूला था। अब अच्छा, आज हमारे पास सिंगल वायर नहीं है, आज हमारे पास दो वायर्स हैं और दोनों पैरेलल हैं। अब इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे इस टॉपिक को। पैरेलल वायर्स में पहले पार्ट में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसके दूसरे पार्ट में हम करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट करने से इन वायर्स के दरमियान लगने वाली जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा। वो हम इस टॉपिक में जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाली जो वायर है जिसको P का नाम दिया गया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और करंट की डायरेक्शन भी आपको बता दी गई है। इसी तरह एक दूसरी वायर है जिसको Q का नाम दिया गया है, जिसे मैं लाइट ब्लू कलर में फिल कर रहा हूँ, और इस वायर के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। इस वक्त इन दोनों वायर्स में करंट की सेम डायरेक्शन है। अब अगर मैं वायर की बात करूं जो फर्स्ट वायर है, जिसे हम कह सकते हैं वायर P, अगर मैं वायर P की बात करूं तो वायर P में अगर मैं राइट हैंड थंब रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालना चाहूं, तो आपने ज़रा गौर से देखना है। मैं ये जिस तरह से सर्कल बना रहा हूँ, ये मैं ब्लैक कलर में बना देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कौन सी वायर की वजह से है? P वायर की वजह से। अब चूंकि इस वायर में करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसे भी B1 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर आपको इस वक्त B1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो B1 है ये एक्चुअली इन टू द पेपर है इस पॉइंट पर। अगर आप राइट हैंड थंब रूल की मदद से देखें, आप P वायर को पकड़ें, थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ I1, तो आपकी जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होगी? इस वायर के स्क्रीन से बाहर वाली साइड पे राइटवर्ड और स्क्रीन की बैक साइड से लेफ्टवर्ड। इस तरह से अगर देखा जाए तो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, या ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ B1, इस पॉइंट पर जो B1 है वो इन टू द पेपर होगी। इसी तरह अगर मैं सेकंड वायर की बात करूं, यहाँ पर ये जो B2 लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ ये गलत लिखा गया है। अगर मैं सेकंड वायर की बात करूं तो सेकंड वायर जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं ऐसा करता हूँ, लाइट ब्लू कलर में बनाता हूँ, या इसको मैं ऑरेंज कलर में बना देता हूँ। अच्छा, अब देखें, अगर मैं Q वायर को भी अपने राइट हैंड से ग्रिप करूँगा इस तरह से कि जो थंब है वो I2 की डायरेक्शन में होगा, और जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं वो इस वायर की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो I2 करंट की वजह से है वो कुछ इस तरह होगी। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को P वायर वाली साइड पर ऑब्जर्व करेंगे तो P वायर वाली साइड पे ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउट ऑफ द पेपर है और इसको मैंने B2 से जाहिर किया हुआ है। जाहिर बात है ये I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, इसलिए हमने इसको B2 से जाहिर कर दिया। जो I1 की वजह से पैदा हुई थी उसको हमने B1 से जाहिर किया था। जो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी वो एक्ट कर रही है I2 वायर के ऊपर, और I2 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो एक्ट कर रही है I1 वायर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों असल में जो करंट कैरिंग वायर्स हैं, अगर मैं इनको वन बाय वन आपको बताऊं, ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो I1 करंट वाली वायर है ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है, तो आप मुझे बताएं ज़रा I1 किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। ये I2 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह I2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है, वो I1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। यानी दोनों वायर्स जो हैं वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से दोनों वायर्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो मैग्नेटिक फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि I1 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई I2 वायर तक, या I2 वायर पे खड़े होके अगर मैं ऑब्ज़र्व करूं तो I1 वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, तो ज़रा गौर करें। B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, करंट आएगा I1 क्योंकि हम I1 वायर की I1 करंट की वजह से बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके नीचे आएगा 2 पाई, और यहाँ डिस्टेंस होता है। अब आप गौर करें इन दोनों वायर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल d से जाहिर किया गया, तो जिसे हम पहले r लिख रहे थे अब उसको स्मॉल d लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास B1 का फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं B1 को I2 वायर पे देखूं कि यहाँ इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि B1 इस जगह पर इन टू द पेपर है। इसी तरह अब मैं B2 की बात करता हूँ। B2 की अगर बात की जाए तो B2 कौन सी वायर की वजह से है, ये उस वायर की वजह से है जिसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है, और ये भी उतने ही फासले पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं क्योंकि दोनों वायर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल d से जाहिर किया हुआ है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेपर है। वो किस तरफ है, आउट ऑफ द पेपर। तो ये आपने दोनों वायर्स की वजह से अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली। पहली जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने B1 कहा था उसकी वैल्यू ये लिखी गई है, और जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वायर पड़ी हुई है वो Q वायर पड़ी हुई है। B1 के अंदर कौन सी वायर पड़ी है, Q वायर, और इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2। तो अगर हम B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से I2 करंट कैरिंग वायर के अंदर ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो उस फोर्स को फर्ज कर लें हमने F21 का नाम दिया हुआ है, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बनेगा, तो F21 वेक्टर जो है ये कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये कौन सी वायर पे लग रही है, I2 के ऊपर जिसमें करंट I2 है। इसी तरह इसकी जिस वायर पे लग रही है उसकी लेंथ कितनी है, फ़र्ज़ कर लें हमने दोनों वायर्स की लेंथ L कंसिडर की हुई है, और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है, ये जनाब लग रही है B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर B1 आ जाएगा। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखेंगे तो आपके पास बन जाएगा I2 L
B1 साइन ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर मैं एंगल 90 क्यों पुट कर रहा हूँ? अब गौर करें, अगर मैं क्यू वायर की बात करूं जो ब्लू कलर में मैंने फिल की हुई है, तो क्यू वायर यानी इसकी जो लेंथ है वो इसी पेज के प्लेन पर है जिस पेज को आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ थी? इन टू द पेपर। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान एंगल 90 है, तो इसलिए साइन 90 की जगह 1 हो जाएगा। और जब साइन 90 की जगह आप 1 पुट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये I2LB1, जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। मैंने आपको समझा दिया है कि ये किस तरह आया है, I2LB1, और इसमें आपने B1 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। और अगर मैं इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए राइट हैंड रूल के मुताबिक इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहूँगा, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ I2 वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स, यानी इस वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स। अब आप गौर कीजिएगा, इसमें L की डायरेक्शन वही होगी जो I2 की डायरेक्शन है, वो इस तरफ है। इसी तरह यहाँ पर B1 मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर था, B1 जो है वो इनटू द पेपर था, B1। अब आप L क्रॉस B जब करेंगे ना, तो आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को I2 की तरफ रखना है और राइट हैंड की फिंगर्स को इन टू द पेपर घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है वो लेफ्ट वर्ड आएगा, यानी टूवर्ड्स द P वायर। ये कौन सी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है? F21 फोर्स की डायरेक्शन। F21 कौन सी फोर्स है? जो Q वायर पे लग रही है P वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? इसकी डायरेक्शन P वायर की तरफ आ रही है। इसी तरह अब हम सेकंड फोर्स की बात करते हैं। सेकंड फोर्स किस पर लग रही है? P वायर के ऊपर। किसकी वजह से? Q वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब Q वायर की मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने लिखी है ऑरेंज कलर में। ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे एक्ट कर रही है? P वायर के करंट के ऊपर एक्ट कर रही है। अब हम देखते हैं, फर्ज करें P वायर पर Q वायर की वजह से अपीयर होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने B2 का नाम दिया हुआ है। अब ये एक्ट कर रही है P वायर के ऊपर। P वायर की लेंथ जो है वो L है, ठीक है। और इसको हमने Q वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी B2 के अंदर रखा हुआ है। तो फिर सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले फॉर्मूला निकाला था, F12, फर्ज करें F12 वो वाला वेक्टर है जो P वायर पे फोर्स लग रही है, I1 करंट आएगा, L इसकी लेंथ है, लेंथ दोनों वायर्स की सेम है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन सी आएगी? सेकंड वायर की, क्योंकि फर्स्ट वायर सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद जब आप मैग्नीट्यूड की के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा I1LB2 साइन ऑफ 90। यहाँ भी मैं एंगल थीटा की जगह 90 क्यों पुट कर रहा हूँ? आप गौर करें, ये जो ऑरेंज कलर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखी है, जो सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की जगह पर एक्ट कर रही है, ये आउट ऑफ द पेपर है। अगर ये आउट ऑफ द पेपर है तो जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है और जो लेंथ है वो इसी पेपर की प्लेन पर है, तो इसलिए दोनों में एंगल 90 और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। इस तरह से आपके पास P वायर पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड ये आ गई। यहाँ हम B2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और इसके बाद इसी वेक्टर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला को यूज़ करके राइट हैंड रूल की मदद से हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्शन निकालने के लिए दोबारा चलता हूँ डायग्राम की तरफ, आप गौर करें। इसमें आप देखें I1 वायर में करंट P वायर में करंट की डायरेक्शन क्या थी? इस तरफ। ये है I1, इसका मतलब है इस वायर में L की यही डायरेक्शन आप लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही थी जिसको हमने B2 का नाम दिया था, वो थी आउट ऑफ द पेपर। अब आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को I1 की डायरेक्शन में रखें और उनको आउट ऑफ द पेपर घुमाएं।
तो आपका जो थंब है ऑटोमेटिकली राइट वर्ड जाएगा, यानी टूवर्ड्स द क्यू वायर। इसका मतलब है F12 की जो डायरेक्शन आ रही है वो क्यू वायर की तरफ आ रही है, और F21 की जो डायरेक्शन आई थी वो पी वायर की तरफ आई थी। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। एक ये बात। दूसरी हमें एक और बात पता चली है कि जब हमने F21 की मैग्नीट्यूड निकाली थी, जिसको मैं अभी अभी सर्कल करता हूँ, ये F21 की मैग्नीट्यूड, इसी तरह F12 की मैग्नीट्यूड, ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगाती हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इसी तरह एक और रिज़ल्ट हमने क्या निकाला कि अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होगा, यानी पैरेलल करंट होगा, तो पैरेलल करंट में जो वायर्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका है एंटी पैरेलल करंट्स। अच्छा, एंटी पैरेलल करंट्स में आप एक बात जान लें कि हर चीज़ बिल्कुल सेम है, एवरीथिंग इज सेम। हर चीज़ सेम है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेरी करेगी। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखें, सारी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल A to Z सारा कुछ सेम है। सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये भी सेम है। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स का फ़र्क पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। अब आप गौर करें, इस डायग्राम में I1 करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब मैं अगर I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे पहले थी, यानी I2 वाली प्लेस पर इन टू द पेपर, इसे मैं नाम दूंगा B1, यानी B1 सेकेंड वायर के ऊपर इन टू द पेपर ही एक्ट कर रही है जैसे पहले हो रहा था। लेकिन यहाँ I2 की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। जब I2 की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है तो अब I2 की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें थंब को I2 की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, और राइट हैंड की फिंगर्स ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं। यानी अब B2 जो है, जो I1 की प्लेस पे एक्ट कर रहा है, ये भी इनटू द पेपर है। आप गौर करें, पहले B2 जो है वो आउट ऑफ द पेपर था। ऊपर वाली डायग्राम में जो B2 है वो आउट ऑफ द पेपर था, लेकिन अब जो B2 है वो इन टू द पेपर है। सिर्फ इसी वजह से फोर्सेस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब मैं दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी बना देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेकंड वायर पर फर्स्ट वायर की वजह से लगने वाली फोर्स F21 है, तो वो क्या होगी? सेकंड वायर का करंट I2, सेकंड वायर की लेंथ L वेक्टर क्रॉस सेकंड वायर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है। इसी तरह फर्स्ट वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स को अगर मैं F12 का नाम दे दूं, तो ये फर्स्ट वायर के अंदर फ्लो करने वाला सबसे पहले आएगा करंट I1, फर्स्ट वायर की लेंथ वेक्टर L क्रॉस फर्स्ट वायर में अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, और वो सेकंड वायर की वजह से थी, यानी B2। अब मैं आपको डायरेक्शन बनाने का तरीका बताता हूँ। देखें, ये जो फर्स्ट वायर है इसमें तो करंट अपवर्ड है, बिल्कुल पहले की तरह। करंट I1 की यही डायरेक्शन है, इसका मतलब है L की यही डायरेक्शन होगी, और यहाँ B इन टू द पेपर हो गया। अब B इन टू द पेपर हो गया, यानी B2। अब आपने क्या करना है, आपने I1 और अब आपने राइट हैंड की फिंगर्स को I1 की तरफ रखना है, यानी L की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, और इन टू द पेपर घुमाना है। तो फिर B2 की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आएगी? इट वुड बी, B2 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? सॉरी, B2 की वजह से लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अवे, यानी F12 वुड बी अवे। ये कौन सी वायर पे लग रही है? ये P2, ये P वायर पे लग रही है। कौन सी वायर की वजह से? Q वायर की वजह से। इसी तरह अब हम बात करते हैं Q वायर की। Q वायर पे लगने वाली जो फोर्स है उसको मैंने F21 से जाहिर किया है। इसमें करंट की डायरेक्शन है ये, यानी अब हम लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली लेंगे, और B1 यहाँ पर किस तरफ है? इन टू द पेपर। B1 किस तरफ है? इन टू द पेपर।
अब आप I2 की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करेंगे और राइट हैंड की फिंगर्स को इन टू द पेपर घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है वो अवे डायरेक्शन को शो करेगा, यानी अवे एक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट दोनों वायर्स में एंटी पैरेलल फ्लो कर रहे हो यानी ऑपोजिट फ्लो कर रहे हो तो फिर दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो हमने ये जान लिया ऑपोजिट करंट्स रिपेल, ऑपोजिट करंट्स रिपेल ईच अदर। तो आज के लेक्चर में हमने पैरेलल करंट्स और इसी तरह एंटी पैरेलल करंट्स इनको डिस्कस किया। अगर पैरेलल करंट्स होंगे तो दोनों करंट कैरिंग वायर्स की वजह से एक दूसरे के ऊपर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड भी हमने निकाली और ये भी देखा कि दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह अगर एंटी पैरेलल करंट्स हों तो फिर भी हमने देखा कि अभी भी दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अब रिपल्शन हो रही है और इसको भी हमने डिस्कस किया। स्क्रीन पर मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप जब देखें तो आपको इजी लगे। यहाँ तक, फिर ये और फिर ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।